जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श कुशवाहा और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लंबे समय से साइंस का वीडियो नहीं आ रहा था। आज फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप इसको देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी को और दुरुस्त कीजिए। जब आप मेहनत कर रहे होते तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहिए। कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे, कुछ लोग शिकायत करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, मौन रहना है और आपको जुबान से कुछ नहीं बोलना है। जवाब आपका रिजल्ट देगा, तो इसलिए रिजल्ट की तैयारी में जुट जाइए और एकदम बिल्कुल शांत मन से तैयारी में लगे रहिए। अपने रिजल्ट को और शानदार बनाइए। और मैं आपके रिजल्ट को शानदार बनाने के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ मेरे साथ पॉजिटिव वे में, कि बेहतर से बेहतर को तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलते हैं आज पर क्वेश्चन पे। हम लोग जल्दी जल्दी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सेट को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, और उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए होता है, एक रीजन भी पूछ सकता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे प्रकाश आने वाले प्रकाश को फैलाता है, तो इसकी दृष्टि क्षेत्र भी बढ़ा देता है, मतलब कि देखने का जो एरिया है बढ़ जाता है। आप किसी ट्रक को देख रहे हैं साइड मिरर में, तो साइड मिरर में उसका बस छोटा सा भाग नहीं दिखेगा, पूरा ट्रक दिखेगा। इसका मतलब कि ये एरिया को बढ़ा देता है, ज़्यादा दूर की वस्तु को दिखाता है। और एक चीज़ और होता है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, आभासी बनता है, जिससे कि हमें स्पष्ट चीज़ें दिखाई देती हैं। और इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। यही अगर पूछ देता अग्रदीप में, वाहनों के आगे वाले दर्पण में किसका उपयोग करते हैं, तो वाहनों के आगे वाले दर्पण में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हेडलाइट को बोलते हैं हम लोग, तो अग्रदीप। अग्रदीप में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। दर्पण है, ध्यान रखिएगा, दर्पण है तो सीधा प्रतिबिंब दो ही दर्पण में बनता है, मतलब तीनों दर्पण में सीधा तो हमेशा का रही। जैसे हम बात करें कि एक उत्तल दर्पण हो गया, जैसे इधर से रंगा रहेगा, एक अवतल दर्पण हो गया, इधर से रंगा रहेगा, और एक हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण में किधर से भी रंग सकते एक तरफ से। तो इसमें हमेशा सीधा बनता है। कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, यानी यहाँ से ध्रुव से लेकर अनंत तक रख दीजिए, वस्तु को हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन अवतल में हमेशा सीधा नहीं बनता है, कभी उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, वास्तविक आभासी सीधा सब बनता है, लेकिन इसमें भी सीधा बनता है। तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तल और समतल, दोनों में सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। तो उत्तल और समतल, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, यानी समतल में भी सीधा, उत्तल में भी सीधा, और सीधा प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो चूंकि आपको पता होगा कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी जब निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी निकालते हैं, जैसे अवतल है, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। उत्तल ले लीजिए, तो उत्तल इधर से रंगा रहेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। इसकी फोकस धनात्मक, इसकी फोकस ऋणात्मक, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ पे है और मूल बिंदु के इधर प्लस में, और मूल बिंदु के इधर इधर आएगा तो माइनस में। तो ये ऋणात्मक फोकस है, ये धनात्मक फोकस है। लेकिन समतल की फोकस पर जब चर्चा किया जाए, समतल का फोकस होता है तो समतल दर्पण ऐसे हो गया, और इसके मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश, ये मुख्य अक्ष मान लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश भेजेंगे तो जिस पथ से आएगा उसी पथ से वापस लौट जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के जिस पथ से आएगा उसी पथ से लौट जाएगा। तो मुख्य अक्ष को कहीं काटने का सवाल नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब, इसका फोकस जो होता है अनंत पर। इसके फोकस कहाँ होता है? अनंत पर मारिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सबसे इजी सवाल, बहुत बार पूछा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होगा। और दूसरा जो किरण है कि आपतित किरण, यानी सॉरी आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? ये आपतित किरण है, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से सूत्र करते हैं। और ये परावर्तित किरण है, अभिलंब है, इसके बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और दोनों कोण हमेशा बराबर होता है, कभी भी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा तो इसे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और दो ही नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल। जो चिन्ह पर पाटी आप लोग देखे थे, चाहे उसका किरण अरे खींच के प्रतिबिंब बनाए थे, तो आपको दर्पण का वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बने। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में दो ही जगह समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। एक तो पी पर रखिए, एकदम पी पर सटा के ध्रुव पे, तो लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब होता था, पीछे बनता था, मतलब सटा हुआ ही पीछे बनता था। तो ध्रुव पर रखने पर भी बराबर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है। लेकिन जब सी पर वस्तु को रखेंगे, ये सी वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसका मतलब कि ये वाला प्रतिबिंब जो बनेगा, ये वाला आभासी बनेगा, और आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा, वो सॉरी वास्तविक बनेगा, और वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा। तो ये वाला देखिए उल्टा भी दिया है यहाँ पे, वास्तविक भी दिया है। तो वास्तविक और उल्टा बनने के लिए वक्रता केंद्र पर यानी सी पर रखना होगा। वक्रता केंद्र को सी बोलते हैं, तो सी पर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत पर वस्तु की स्थिति किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। वस्तु अनंत पर रखा गया, तो वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा वस्तु होगा, वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब आवर्धन हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बहुत छोटी होगी, फोकस पर बन जाता है। जब भी हम लोग अनंत पर वस्तु रखते हैं तो इसकी ऊंचाई बहुत बड़ी और इसकी ऊंचाई बहुत छोटी, तो ये नीचे वाला अनंत होगा, और किसी भी अंक में जब अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो m बराबर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन कितना होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी क्षमता जब भी निकालते हैं तो वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/f होता है। ये मीटर के लिए सूत्र है, कई बार बोले हम। सेंटीमीटर के लिए सूत्र ये लगाइएगा कि जब यहाँ पे ऊपर 100 से गुणा कर दीजिएगा और नीचे f रखिएगा तो ये सेंटीमीटर के लिए सूत्र हो जाता है। तो आपको पूछा है कि लेंस की क्षमता P किसके बराबर होता है, तो 1/f के, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि केवल उत्तल लेंस में, लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण केवल होता है, तो केवल पूछे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंस में, किसी लेंस में नहीं। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, अवतल लेंस में खाली आभासी बनता है। लेंस दर्पण के विपरीत होता है, इसलिए समझिए। लेंस में इसमें खाली आभासी, इसमें वास्तविक और आभासी। तो ये कह रहा है प्रतिबिंब का आभासी का निर्माण दोनों में हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, दोनों लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अवतल लेंस की आवर्धन होती है। देखिए लेंस और दर्पण में बस यही अंतर है कि आवर्धन होता है किसी भी वस्तु की, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बट्टा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन के एक और सूत्र में पढ़े थे हम लोग कि प्रतिबिंब की दूरी और बट्टा वस्तु की दूरी। तो ये होता है लेंस के लिए, ये किसके लिए होता है? सॉरी, दर्पण के लिए। लेकिन यही जब लेंस में जाएंगे, आप लेंस में जा रहे हैं तो लेंस में होता है एच डैश बट्टा एच, तो वही सूत्र होता है सेम, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाता है भी बट्टा क्या होता है? यू। तो ये हो गया आपका लेंस के लिए आवर्धन, ऊपर वाला दर्पण के लिए आवर्धन। तो दर्पण के लिए माइनस में होना चाहिए, लेंस पूछा है तो इसलिए प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में भी बट्टा यू दिया है, कितना नंबर? ए नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, बहुत बार क्वेश्चन है, उसमें भी उस वीडियो में बताया था कि माध्यम का अपवर्तनांक, अगर आपको पूछा माध्यम का अपवर्तनांक तो हम लोग उससे सूचित करते हैं एन से, या कभी कभी सूचित कर देते हैं म्यू से। तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। चूंकि ये माध्यम का प्रकाश की चाल और निर्वात की चाल से लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसलिए एक और होता है अपवर्तनांक का मान साइन आई बट्टा साइन आर। ये किसके नियम से होता था? तो स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से अपवर्तनांक किसी माध्यम का साइन आई बटा कितना होता है? साइन आर। एक और होता है कि किसी वस्तु की अगर रियल गहराई दिया है, रियल गहराई, तो रियल गहराई को हम लोग रियल डेप्थ बोल देते हैं, और बट्टा में उसके आभासी गहराई दिया है तो आभासी गहराई को वर्चुअल डेप्थ बोल देते हैं। तो रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसको एन से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी गहराई तो मीटर मीटर में, ये भी चाल है तो मीटर पर सेकंड में ये भी कट जाएगा, और ये भी साइन आई और साइन आई, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये इसका अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। किसी लेंस की क्षमता माइनस में 2 डायोप्टर है। यहाँ से देखने से पता चल जाएगा आपको कई चीजें कि माइनस में 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता है, तो लेंस अवतल होगा, ये तो पक्का है। अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर फोकस दूरी 1/f होता है, सॉरी 1/p।
लेकिन यहाँ पे 1/p नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी मात्रक सेंटीमीटर दिया, न्यूमेरिकल भी इसमें मतलब देख लेना है ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए 100 बटा क्या लगाएंगे p, और p का मान दिया है माइनस में 2, तो -2 हटाइए इसको मात्रक, और 2 से 2 कट गया तो 50, और 50 माइनस में ऊपर जाए तो माइनस में 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगा। जो फोकस दूरी होगा इसका वो हो जाएगा माइनस में 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ये है डी। देखिए 50-50 का ही दूरी है, लेकिन आपको सोचना होगा, ठीक है। अगला है, किसी शब्दकोश में हिंदी में किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो पहले याद रखिएगा कि जिसकी लेंस की फोकस दूरी छोटी होगी, फोकस दूरी छोटी होने से उसका क्या होता है, क्षमता बढ़ता है। क्यों? क्योंकि p बराबर होता है 1/f, f का मान बढ़ेगा घटेगा, f का मान घटेगा तो e का होगा बढ़ेगा। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी, और कम होगी तो हमको सबसे दो ही को कम दिख रहा है, एगो 5 सेंटीमीटर एगो 5 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल उत्तल पे बात करेंगे कि छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखना है, तो बड़ा दिखना है तो एक लेंस होता है उत्तल लेंस जो छोटे चीजों को बड़ा दिखाता है, एक होता है अवतल लेंस जो बड़े को छोटा दिखाता है। तो हमको ये चाहिए, लेंस चाहिए उत्तल, तो उत्तल लेंस चाहिए लेकिन छोटा फोकस दूरी वाला, तो 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का। इसका रीजन भी है कि 5 सेंटीमीटर वाला क्यों चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी जितना छोटा रहेगा उसकी क्षमता ज्यादा रहेगी। और उत्तल चाहिए कि अवतल चाहिए, तो उत्तल चाहिए क्योंकि छोटा बड़ा दिखा मतलब छोटे को बड़ा दिखाने का काम उत्तल का, और बड़ा से छोटा दिखाने का काम अवतल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समतल दर्पण का आवर्धन +1 है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आवर्धन +1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की, देखिए इसमें पूछा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आवर्धन जो होता है m बराबर वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। तो ये दोनों कट के एक आ जाएगा, दोनों कट के एक आ जाएगा, तभी ना इसका आवर्धन एक दिया है। तो ये सही है कि वस्तु की ऊंचाई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, ये भी सही है। एक आवर्धन का सूत्र अभी बताया है कि माइनस में v/u भी होता है, तो ये एक रहेगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर रहेगा तभी कट के एक आएगा, तो ये भी सही है दूसरा नंबर। और प्रतिबिंब सीधा है, हाँ सीधा इसलिए दिखा रहा है कि वस्तु को थोड़ा सा हम जगह चाहेंगे यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा समझाते। वस्तु को रखा जाता है हमेशा, तो वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। तो इसका अगर प्रतिबिंब दर्पण के मान लेते हैं पीछे बन गया, तो ये पीछे आभासी सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो ए भी प्लस में और ए भी क्या होगा प्लस में, तो सीधा बनेगा तभी एम का मान प्लस में आएगा। तो याद बताए हैं चिन्ह पर पार्टी में कि एम का प्लस मान बताता है आभासी और सीधा, एम का माइनस मान बताता है वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे प्लस भी दिया है तो आभासी भी होगा, प्रतिबिंब सीधा भी होगा, आभासी भी होगा, तो इसमें सभी ऑप्शन मारिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। सेम वही प्रतिबिंब है, समान साइज का प्राप्त करना है, वास्तविक प्राप्त करना है, तो इसमें लेंस है, दर्पण नहीं है कि वक्रता केंद्र बोल देंगे। तो वक्रता केंद्र को ही इसमें फोकस के दुगुनी दूरी पर बोलते हैं। किसकी दूरी पर, फोकस के दुगुनी दूरी पर। चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कौन सा लेंस है, तो ये है आपका उत्तल लेंस, यहाँ पे होता है प्रकाश केंद्र होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे फोकस इसका हो गया। तो फोकस के बाद से यहाँ वाला जो वक्रता केंद्र लिखते हैं ये 2f हो जाएगा, क्योंकि फोकस की दुगुनी दूरी हो जाएगी, फोकस की दुगुनी दूरी, तो फोकस की दुगुनी दूरी पर हो जाएगा आंसर सही नंबर बी। मानव नेत्र में दृष्टि का अस्तित्व होता है, तो मानव नेत्र में दृष्टि का अस्तित्व मतलब उसके आंख पर कितने समय तक कोई दृष्टि बना रहता है, चाहे कोई प्रतिबिंब बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड के 16वें भाग तक उसके आंख पर कोई मानव का प्रतिबिंब चाहे किसी भी चीज का प्रतिबिंब का इमेज छपा रहता है। लेकिन अगर श्रुति निर्बंध बोलेगा, ये दृष्टि निर्बंध भी कह सकते हैं इसको, श्रुति निर्बंध बोलेगा, तो श्रुति निर्बंध 1/10, इसका मतलब कि उसको सुनने का कोई भी आवाज आया उसके कान में 1/10 सेकंड तक गूंजेगा, फिर हट जाएगा। उसी के अंदर अगर फिर आवाज आ जाता है तो नहीं, और उसके बाद अगर आता है तो उसको ईके साउंड के टाइप में सुनाई देता है, तो 1/10 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, तो सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अगर बोलेगा सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी ना बोल के अधिकतम दूरी बोल दिया तो अनंत हो जाएगा, तो अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर सही है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, एक ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे, आप याद रखिएगा इसको, नी अदौ याद रहेगा हमेशा, और जरा बायो, चाहे उसको छोड़िए, ऐसे याद रखिए नी अदौ मतलब कि निकट के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस,
दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और एक तीसरा दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष, जिसको जरा दूरदर्शिता बोलते हैं, उसके लिए बाईफोकल लेंस। बाईफोकल मतलब कि उसमें दोनों लेंस होता है, उत्तल भी होता है और क्या होता है, अवतल भी। ऐसे चश्मा रहेगा, उसके नीचे वाला उत्तल रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, अवतल भी। तो उत्तल अवतल दोनों एक साथ रहता है तो उसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। वो जरा दृष्टि दोष के लिए है। निकट दृष्टि दोष हुआ तो अवतल, दूर दृष्टि दोष हुआ तो उत्तल। तो इसमें आपको हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो कौन चाहिए, हाँ एक चीज और, निकट दृष्टि दोष तो अवतल चाहिए, और अवतल लेंस चाहिए। तो अवतल लेंस ऐसे होता है, अवतल लेंस, सॉरी, अवतल लेंस होगा आपका ऐसा। और अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है कि जब भी इसके मुख्य के समांतर कोई प्रकाश जाता है तो ये फैला देता है। मुख्य के समांतर जाता है प्रकाश तो ये फैला देता है। लेंस है तो प्रकाश फैला देगा। तो प्रकाश को फैलाने वाले को हम लोग बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। और प्रकाश को इकट्ठा करने वाले को हम लोग बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी मतलब कि ये इकट्ठा कर देगा, ई जाएगा तो इसमें मुख्य पे मिलाएगा, ई जाएगा तो मुख्य पे मिलाएगा। तो ये वाला अभिसारी लेंस भी होता है। उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी और अवतल लेंस का नाम है अपसारी। तो अपसारी लेंस हमको चाहिए, निकट है ना, तो नी अ दौ, तो निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, और अवतल को हम लोग कौन सा बोलते हैं, अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रिज्म का, क्योंकि इसमें प्रिज्म ऑप्शन में नीचे दिया होगा प्रिज्म, डी नंबर ऑप्शन मार लीजिएगा इसका प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, बैगनी का। बैजानी हैप्पीनाला आपको याद है तो याद रहेगा। तरंगदैर्घ्य को हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा का मात्रक तो मीटर ही होता है, एसआई मात्रक अगर बात किया जाए तो मीटर होता है, लेकिन इसको नापते हैं हम लोग, छोटा बहुत होता है इसलिए नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब ए पर पावर एगो दे देगा, ऐसा एंगस्ट्रॉम होगा, और एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। नैनो को पता होगा 10 पे पावर माइनस 10 होता है, और नैनो से भी और छोटा करेंगे, 10 भाग और करेंगे उसको, तो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर तरंगदैर्घ्य नापने का एसआई मात्रक मीटर है, लेकिन इसका छोटा मात्रक एंगस्ट्रॉम है, तरंगदैर्घ्य नापते हैं। चलिए, मानव नेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल, यहाँ पे दिया दृष्टि और यहाँ पे पटल, एक के साथ बना लीजिएगा उसको, टाइपिंग मिस्टेक है। दृष्टि पटल, एक फ्रिज में कितने सतह, सॉरी फ्रिज नहीं, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। ये प्रिज्म बनाना है तो यहाँ पे प्रिज्म का सतह बनाना है। प्रिज्म का कितना सतह होता है, तो चूंकि प्रिज्म में एक सतह इधर परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, एक नीचे वाला आधार सतह, एक साइड वाला इस बगल, एक उस बगल, तो टोटल 5 गो सतह होता है। प्रिज्म का कितना सतह होता है, 5, लेकिन परावर्तक सतह 2 ही होता है। तो कुल सतह पूछा है तो 5, सॉरी 5, 4 पे नहीं मारे, ठीक 5। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो स्फटिक लेंस है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस पाया जाता है। स्फटिक लेंस नाम है मानव नेत्र। अगला कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो सिलेरी पेशी, सॉरी पछमावी द्वारा, यहाँ पे दिया है पछमावी द्वारा, पछमावी पेशियों द्वारा उसको सकड़ाया और फैलाया जाता है। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण इसका समंजन क्षमता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि समंजन क्षमता के कारण वह दूर की वस्तु को भी और पास की वस्तु को भी हमेशा समायोजित करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से। आई बराबर होता है Q/T। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो ई आधारी राशि है तो एम्पियर हो जाता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, एम्पियर। कभी कभी कूलाम पर सेकंड भी दे देता है, तो ये भी आंसर सही है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। नहीं दिया ऑप्शन में, एम्पियर ही सही हो जाएगा इसका। वोल्ट किसका मात्रक है। तो वोल्ट मात्रक है आपका विभवांतर का या विभव का या विद्युत वाहक बल का। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का। जूल किसका मात्रक है, तो जूल उष्मा का, ऊर्जा का, कार्य का, इसका मात्रक है जूल। तो आपको याद रखना है कि 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम और 1 कूलाम। एम्पियर है किसका, विद्युत धारा का। कूलाम पर सेकंड लिख सकते हैं। वोल्ट होता है, वोल्ट बराबर V बराबर होता है W/Q, तो जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। ओम प्रतिरोध होता है, R बराबर V/I भी लिख सकते हैं, यानी वोल्ट पर एम्पियर। और जूल होता है, तो जूल में आपको पता ही है कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, तो जूल का होता है कार्य में अगर बात करें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे
विस्थापन तो न्यूटन सेकंड होता है, इसका मात्रक एक और अन्य। और इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे एक कैलोरी, कैलोरी भी जूले का सॉरी कैलोरी भी ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक है, तो कैलोरी बड़ा मात्रक है, तो एक कैलोरी बड़ा होता है 4.18 जूल। याद रखिएगा, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो 1 मिनट में 120 कूलम, चूंकि मिनट है तो सेकंड में बदल लीजिए, तो टाइम आपका सेकंड में बदलेगा तो कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। और आवेश का मान कितना हो जाएगा, तो 120 कूलम। अब आपको विद्युत धारा निकालना है, तो अभी पहले सूत्र लिखा है, Q बराबर I बराबर Q/T। तो 120/60 और इससे कट जाएगा तो कितना एम्पियर आ जाएगा, तो 2 एम्पियर। इसका सही आंसर है 2 एम्पियर, ये मार दीजिएगा, सॉरी इसका सही आंसर है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मारिएगा, सही हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर होता है V/I। ये किसका नियम है, ओम का नियम। ओम के नियम से V का मान रखना है, तो V का मान 220 रख देना है, और I का मान कितना रख देना है, तो 2 रख देना है। इससे कटेगा तो 110 आ जाएगा, तो 110 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति को किससे शुद्ध करते हैं, P से। P बराबर क्या होता है, तो V/I। तो वोल्ट एम्पियर भी हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। वोल्ट किसका, विभव का, एम्पियर किसका, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का भी। नेक्स्ट, 1 HP बराबर कितना, तो 1 HP जो होता है ये HP शक्ति का मात्रक है, और कितना वाट होता है, तो 746 वाट को हम लोग बोलते हैं 1 HP, यानी 1 हॉर्स पावर। अगर 1 किलो वाट बोल देगा, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट कहने का मतलब कि 1000 वाट, तो इसमें 1 HP का मतलब 746 वाट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो इसमें तांबा मार दीजिएगा। नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, जो प्रेस का, ग्रीजर का, ये सब प्रेस का नीचे वाला बनता है, नाइक्रोम का होता है। नीला क्रोम याद रखिएगा, ट्रिक लिख देते हैं, नीला क्रोम। नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है, नीला क्रोम से। निकेल से, लोहा से, क्रोमियम से और मैग्नीज से, 4 गो से बना होता है नाइक्रोम। सीसा तो लेड Pb विद्युत का कुचालक। टंगस्टन होता है, एक W इसका संकेत होता है। टंगस्टन सबसे अधिक गलनांक वाला धातु होता है। चलिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, बहुत बढ़िया सवाल है। विद्युत का व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट बोट मात्रक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और इसका जो मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। इसका मतलब 36 लाख जूल। 36 लाख जूल अगर मिलाते हैं तो आपका 1 यूनिट बिजली खर्च होता है। तो 1 यूनिट बिजली खर्च करना आसान है, मतलब ऐसे सुनते हैं हम लोग कि 5 रुपये छोड़ के जो भी यूनिट है हम लोग बिजली खर्च करते हैं, तो 1 यूनिट आपसे बोल दिया जाए कि 36 लाख यूनिट, 36 लाख जूल आपने बिजली खर्च कर दिया, तो आपको आ जाएगा, हालत खराब होगा कि 36 लाख ऊर्जा जूल खर्च कर दिया हम लोग, ऊर्जा जूल में, इसीलिए उसको यूनिट में बदला गया। तो यूनिट एक ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रक है। 36 लाख जूल ऊर्जा अगर खर्च करते हैं तो आप कितना यूनिट बिजली खर्च किए हैं, 1 यूनिट, और 1 यूनिट के हिसाब से आप पैसे देते हैं। यूनिट का व्यावसायिक मात्रक हो जाएगा विद्युत का। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल अभी बोले वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल विभवांतर कोई बोलते हैं, विभवांतर होता है वोल्ट। ओम प्रतिरोध का, कूलाम आवेश का, कूलाम की आवेश का होता है, और एम्पियर होता है विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो अतिभारण के समय बहुत ज्यादा विद्युत धारा परिपथ में बहुत ज्यादा उसका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि लोड जब भी बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान जब ज्यादा जाने लगेगा, तो उप सर्किट में लोड बढ़ता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। मारिए, परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का जो भी रंग होता है, अगर देखा जाए इसको इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से, तो काला लगाना चाहिए हमेशा। जो भी न्यूट्रल होता है उसमें काला होना चाहिए। फेज होता है जिसमें विद्युतमय तार कहते हैं, जिसको विद्युत वाला जीवित तार कहते हैं, उसमें हमेशा रहना चाहिए लाल। टेस्टर इसी में बताता है, लाल तार में इसमें स्विच लगता है, आपका प्रतिरोध इसी में लगता है, इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें लगता है, फ्यूज लगता है। काला तार में कुछ नहीं, काला तार बस आपके विद्युत धारा को रिटर्न करने के लिए। नीला तार नहीं है, कोई नहीं, तो इसका सही है लाल तार जीवित के लिए, विद्युतमय के लिए, फेज के लिए। काला तार उदासीन के लिए, चाहे न्यूट्रल के लिए।
चलिए, और हरा तार ग्राउंड के लिए, ग्राउंड मतलब कि जो भू तार कहते हैं जिसको जमीन में ले जाके लगाते हैं या कहीं और सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का छड़ का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, इसमें हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं तो जब विद्युत चुंबक बनाते हैं तो नरम लोहा का, अगर अस्थायी चुंबक बनाते हैं तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर आपको पता ही है कि जब तक विद्युत धारा भेजेंगे तब तक ये चुंबकीय गुण रहेगा, तो उसे नर्म लोहा का बनाया जाता है, और जब विद्युत धारा हटाते हैं चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। लेकिन अस्थायी चुंबक होता है, उसमें विद्युत धारा भेजिए या ना भेजिए, उसमें चुंबकत्व तो बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है, मोटर वो विद्युत लेता है और उसको काम करता है, यांत्रिक में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसमें दिया है? विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में डी नंबर ऑप्शन मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा डीसी धारा, डिस्ट धारा जिसको बोलते हैं, डीसी करंट, एसी मतलब प्रवर्ती करंट, तो ये नहीं प्राप्त होता है, डीसी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, इसमें प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित रहता है? तो परिवर्तित हो जाता है, तो इसका वेग बदलता है। चूंकि वेग बदलता है तो संवेग भी बदलेगा। पक्का है कि संवेग P बराबर क्या होता है? तो एम भी। द्रव्यमान बदले या ना बदले, वेग बदलता है तो एम में भी से गुणा है, बार बार जब भी वेग बदलेगा तो उसका संवेग बदलेगा। तो वेग और संवेग दोनों आंसर होना चाहिए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सभी उपधातुओं का उपयोग करते हैं हम लोग। सिलिकॉन उपधातु है, आपको याद करा है, पिछले वीडियो में बताए थे कि बोरा, थोड़ा मार्कर पतला कर लेते हैं, हाँ, बोरा, सीलो, जर्मे, अर्से, आंटी, टेलियो। तो देखिए, बोरान आपका सबसे पहला उपधातु कौन होता है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सब उपधातुएं होती है। तो उपधातुओं में सिलिकॉन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसी सोलर पैनल को बनाने में, तो इसलिए सिलिकॉन आंसर मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये बताएं कि पवन से विद्युत बनाने के लिए हमको कम से कम विद्युत की जो पवन की चाल होनी चाहिए हवा की 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इससे कम भी रहता है तो नहीं चलता, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पवन चक्की टूट के गिरने की डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को बदला जाता है? तो जल विद्युत संयंत्र में पहले बांध बना के रोका जाता है पानी को, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहता है, और स्थितिज ऊर्जा से जब गिरता है तो गति में आता है, और गति से विद्युत में बदलता है। तो स्थितिज ऊर्जा दिया है, स्थितिज ऊर्जा मारिए, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में बदला जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा बताता है? तो आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ पता है, ये 3 अंगुलियों को उन्होंने अपने इस प्रकार फैलाया, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ में, कि एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक विद्युत धारा की दिशा, तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का, तो धारावाही चालक पर तार पर लगे बल की दिशा अंगूठा बताता था। तो अंगूठा किसकी दिशा? तो धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा। देखिए, एक बार बोल देते हैं पूरा, कि फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया कि ये जो मध्यमा अंगुली है लंबवत फैलाया, कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता हो, तो अंगूठा किसकी दिशा बताता है? तो धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा बताता है। ये नंबर हो जाएगा, बी नंबर इसका। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत का क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब एसी से ज्यादा उत्सर्जित होता है, एयर कंडीशनर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है? तो कई बार बोले हैं कि एक कूलाम होता है 6.25 इंटू 10⁻80, हाँ 18 होगा 18। अब चलिए, चालक की प्रतिरोधकता के समय मात्रक, तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर जो होता है ρL/A। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पे, क्षेत्रफल पे और रो पे। रो क्या है? चालक तार का प्रतिरोधकता है, इसका SI मात्रक पूछा है। तो R का SI मात्रक होता है ओम, इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये नीचे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इसका खाली में होता है मीटर, एगो मीटर से एगो मीटर इसका कट गया तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ये वाला बी नंबर, ओम मीटर होता है किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक।
47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे 12 वोल्ट, भी बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट, आवेश Q का मान कितना दिया है तो 2 कूलाम। आपसे क्या पूछा है तो कितना कार्य करना पड़ेगा तो W पूछा है। सपोज करो W यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन हम लोग सूत्र जानते हैं कि V बराबर होता है W बट्टा Q, यानी विभव बराबर जितना कार्य करना पड़ता है उसी में आवेश से भाग दे देते हैं। तो हम कार्य निकालेंगे तो V का गुणा हो जाएगा Q में, तो W बराबर हो जाएगा VQ, और VQ का मतलब कि V में गुणा होगा 2 से, 12 में 2 से गुणा होगा तो 12 दूना 24, तो इसका सही आंसर होगा 24। दिया है कि नहीं, इधर दिया 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग कि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है। न्यूमेरिकल वाला टाइप हो गया, तो विद्युत हीटर का जो कुंडली है उसका प्रतिरोध कितना ओम है तो 55 ओम। प्रतिरोध को किससे सूत्र करते हैं, आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट चीज में कर रहा है कि 220 वोल्ट, भी बराबर कितना है तो 220 वोल्ट, तो उस जोड़ी के तो विद्युत धारा, तो आई बराबर होता है भी बट्टा आर, किसके नियम से तो ओम के नियम से। आई निकालना है तो भी में आर से भाग दे दीजिए, भी का मान 220 रख दीजिए और आर का मान 55 रख दीजिए। 11 से 7 कटेगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 5 चौको 20, तो 5 चौको 20 तो 4 एम्पियर दिया कि नहीं, हाँ दिया 4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है तो विद्युत घंटी जो विद्युत धारा बिजली के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करने वाला बिजली है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ये समाप्त होगा। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, मोटर है तो ये किस नियम के अनुसार परिवर्तित करने का मतलब इसमें वैज्ञानिकों का नाम दे दिया, तो आप समझिएगा कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर काम करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विद्युत मोटर में बल लगता है एगो जो बार बार उसको आर्मेचर को घुमाता है, और आर्मेचर को घुमाएगा तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। और ये होता है आपका 50 सेट समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, और आप चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और आपके लिए अब फिजिक्स का लगातार 3 सेट दिया जाएगा, जिससे 150 क्वेश्चन तैयार करेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।